गाइस, वेलकम टू डाइव टू लर्न। तो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं टैक्स कंसिडरेशन इन द स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन टॉपिक फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। एंड इस टॉपिक के अंदर हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीजन लेके चलेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी मैनेजरियल डिसीजन है जिनके ऊपर टैक्स का इफेक्ट है, या हम यूँ बोलें कि मैनेजरियल डिसीजन लेते समय टैक्स फैक्टर को कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी है, वो हम जो बाकी के बचे हुए डिसीजन है मैनेजरियल डिसीजन के लिए टैक्स कंसिडरेशन है वो नेक्स्ट में देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं मेक और बाय डिसीजन। तो गाइस, ये टॉपिक जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में अगर फुल कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक और बाय डिसीजन। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, किसी चीज़ को, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को ख़रीदा जाए या खुद तैयार किया जाए, इन चीज़ों का ये डिसीज़न होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है जो कौन लेता है, हमारे मैनेजर्स, मैनेजरियल टीम ले रही है। अब मैनेजरियल टीम ये डिसीज़न लेती है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है बिफोर टेकिंग सच डिसीजन मेक और बाय। तो वो ये देखती है कि कॉस्ट कितना आ रहा है, अदर नॉन कॉस्ट फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस सिलेबस में इस टॉपिक के साथ हमारी कंसर्न है वो दैट कि टैक्स कंसिडरेशन, और टैक्स को कंसिडर किया जाता है कि कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है अगर हम चीज़ को ख़रीदते हैं या फिर अगर हम उसको खुद तैयार करते हैं। तो ये फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ख़ास करके कंपनीज़ के लिए, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर जब कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है। तो अब ये जो खर्चा हो रहा है, इस खर्चे के साथ टैक्स भी जुड़ जाते हैं। अब हमने यही देखना है कि यही डिसीज़न लेना है मैनेजमेंट ने कि जब हम ये प्रोडक्ट ख़रीदने जाएँ या खुद तैयार करने जाएँ, उसमें टैक्स किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, टैक्स ज़्यादा है, कम है, किससे ज़्यादा होगा, किससे कम लगेगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो वही हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मेक और बाय डिसीजन। व्हेन अ बिजनेस कंसर्न रिक्वायर्ड अ प्रोडक्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर इज एक्सिस्टिंग यूनिट, इट हैज़ डिसाइडेड वेदर इट शुड मेक द प्रोडक्ट और प्रोड्यूस और परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द मार्केट। तो देखो, दो ऑप्शन है हर बंदे के पास। अगर वो पर्सन कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट को खुद तैयार करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, या फिर उसको रेडीमेड ख़रीदेगा फ्रॉम द मार्केट। बट ये दोनों चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। वो कौन सा है? देयर आर मैनी कोस्टिंग एज वेल एज नॉन कोस्टिंग कंसिडरेशन दैट गाइडिंग द डिसीजंस टूवर्ड मेक और बाय इट। तो नेचुरली सी बात है कि सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि कोस्ट कौन से वाले की ज़्यादा है, मार्केट में बनने वाले की, मतलब बाय करने वाले प्रोडक्ट की, या मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले कॉस्ट आ जाती है। इस फैक्टर को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है, और यही फैक्टर गाइड करता है कि वेदर कि प्रोडक्ट परचेज और मैन्युफैक्चर। सो इट मीन्स ये जो डिसीज़न है मैनेजमेंट का, इसको कॉस्ट और नॉन कॉस्टिंग फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें यही है कि टैक्स भी एक फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है। हमने इसके अंदर टैक्स फैक्टर देखना है स्पेसिफिक कि कैसे इफ़ेक्ट करता है मेक और बाय डिसीजन के ऊपर। तो फैक्टर दैट इफेक्ट द मेक और बाय डिसीजन, वैसे पहले हम दूसरे फैक्टर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। तो नेचुरली है, अगर किसी कंपनी की कैपेसिटी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही, सरप्लस ऑफ कैपेसिटी है उसके पास, तो नेचुरली है मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज उसके पास कैपेसिटी बची हुई है, लेबर बची हुई है, मशीन बची है, टाइम बच रहा है मशीन के ऊपर, फ्री है वो मशीन। तो उसको फ्री छोड़ना या लेबर को फ्री छोड़ना, क्योंकि पैसे तो आपने देने हैं, अच्छा नहीं है, तो इसलिए क्या किया जाए, उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर लिया जाए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके। सो इट मीन्स अगर उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है देन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो नई मशीन लगानी पड़ेगी, नई लेबर लानी पड़ेगी, खर्चा होगा। तो बेटर ऑप्शन होगी कि आप मार्केट से बाय कर लो। नेक्स्ट वन इज़ इनएडिक्वेसी ऑफ फंड। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है पैसे की कमी। अब अगर किसी कंपनी के पास पैसे की कमी है, मतलब उसके पास कैश या बैंक बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि वो क्या करे, अगर वो इस कंडीशन के अंदर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करने जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न के ऊपर खर्चा ज़्यादा है, आपको मालूम ही होगा। क्योंकि एक तो मशीनरी प्लांट सेटअप करो, लेबर सेटअप करो, नई टेक्निक लेके आओ, इसके अलावा बहुत सारी फ़ीस है, लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह दो। तो इससे बेटर क्या है, आप रेडीमेड मार्केट से बाय करो अगर आपके पास फ़ंड की शॉर्टेज है और प्रॉपर फंड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैविंग ऑल्सो अ ग्रेट इम्पैक्ट on such a decision, because when you having a latest technology machinery, latest technology of other things, plant and other things, then
इट्स बेटर ऑप्शन यू कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन योर फैक्ट्री, बिकॉज अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी आप खुद बनाएंगे तो नेचुरली इट विल इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट, तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ऑन द कंट्री, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ गुड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, then it's better option to purchase the product from the market, because if you produce the product with the outdated or obsolete technology machines or obsolete technology, then it will affect on the quality of your finished product, and you cannot compete your competitor, because competitor product having better quality than your product due to the poor quality of your technology. So that's why if you having a latest technology, then it's better option to manufacture the product and parts in your factory. Next one is dependence of supplier. Supplier also play a very vital role in this case. देखिए supplier कौन होता है? Who supply the raw material as well as the spare parts to any company. अब अगर supplier के ऊपर आप डिपेंड हैं, टोटली supplier के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मार्केट में उसका रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता, जो एक ही सप्लायर है, तो फिर तो क्या है, आपको बाय ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो सप्लायर सप्लाई दे रहा है वो चाहते हैं आप कि वो सप्लायर महंगा दे रहा है क्योंकि मार्केट में उसकी मोनोपोली है, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट, तो नेचुरली उसका खर्चा कम पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ लेबर प्रॉब्लम इन द फैक्ट्री। सम टाइम देयर इज़ अ लेबर प्रॉब्लम इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो जाती है लेबर की, या लेबर मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, शॉर्टेज है, स्केर्सिटी है लेबर की, तो उस केस में क्या करें आप, रेडीमेड ख़रीदना बेटर है, क्योंकि लेबर का खर्चा, अगर महंगी लेबर रखोगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई इन सच केस मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बाइंग बेटर ऑप्शन है। अगर लेबर इजीली अवेलेबल है देन मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट वन वी हैव कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है मेक और बाय डिसीजन के अंदर? इन द केस ऑफ मेकिंग ऑफ पार्ट्स, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर होगी एक फिक्स्ड कॉस्ट, वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जैसे आपने एसेट्स खरीदी है, प्लांट खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, तो ये सारी कॉस्ट फिक्स्ड है, क्योंकि मालूम है चाहे आपका कोई प्रोडक्ट बने चाहे ना बने, प्रोडक्शन 10 की हो चाहे 100 की हो, आपको वो एक मशीन लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो 10 लाख की है चाहे वो 20 लाख की है। नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगी ये कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। सो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सो दिस वन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग डिसीजन। देन है बाइंग पार्ट्स। अगर आप पार्ट्स बना रहे हैं तो कौन सी कॉस्ट होगी? बाइंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट होती है टू परचेज़ द मटेरियल फ्रॉम द मार्केट। अगर आप रेडीमेड मटेरियल खरीद रहे हैं मार्केट से, उसको ख़रीदने के लिए जितने पैसे दिए जा रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, नोन एज बाइंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट हियर मीन टू से कॉस्ट टू हैंडल और स्टोर द इन्वेंट्री। जो आपने स्टॉक को संभाल के रखा है उसको हैंडल करने की, स्टोर करने के लिए कोई ना कोई स्टोर रूम बना होगा, कोल्ड चेन स्टोर रूम होगा या दूसरा वेयर हाउस होगा, एज वेल एज उसके लिए स्टोर कीपर रखा जाएगा और अलग से उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होगी। सो दिस वन इज़ बेसिकली इन्वेंट्री कॉस्ट। सो कंपैरिजन ऑफ अबव टू कॉस्ट शैल डिटरमाइन विच डिसीजंस द कंपनी शैल फॉलो। कौन सा फॉलो करेगी, ये ऊपर वाले फैक्टर के ऊपर इफेक्ट करता है। बट हाउएवर इट शुड केप्ट इन माइंड दैट वाइल कंपेयरिंग द कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट शुड नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो देखा जाए जो कॉस्ट दोनों के लिए कॉमन है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है, वो हमारी रेंट के ऊपर है, किराया। अब आप कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि आप मार्केट से बाय कर देते हैं। अब चाहे आप बाय करें चाहे आप बाहर से ख़रीदें, उसके अंदर आप ये फैक्ट्री का रेंट ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चाहे आप खुद तैयार कर ले चाहे आप बाहर से ख़रीद के बेच दें, वो फैक्ट्री के अंदर रख के ही आपने सामान को बेचना है। मतलब ये हुआ कि वो फैक्ट्री का रेंट आपको देना ही, फैक्ट्री के साथ जो जुड़ा हुआ स्टोर है उसका रेंट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सारी की सारी जगह हायर की हुई है। तो ये खर्चा आपका हो गया फिक्स, मतलब कॉमन खर्चा हो गया दोनों के लिए, चाहे मैन्युफैक्चर कर ले चाहे आप खुद तैयार कर ले, तो ये खर्चा आपको देना ही पड़ता है। तो इसको कंसिडर हमने नहीं करना। तो इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट कॉस्ट इंकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड बाइंग अ प्रोडक्ट बोथ इन्वॉल्व इंक्रीजिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोनों के केस में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे आप रेडीमेड प्रोडक्ट खरीद लें चाहे आप खुद तैयार करें, दोनों के केस में आपका खर्चा होगा। क्योंकि अगर आप बाहर से ख़रीदेंगे तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी आपका रेवेन्यू नेचर का हो गया, खर्चा है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो लेबर को वेजेस दे रहे हैं आप, वेजेस एक्सपेंडिचर, एज़ वेल एज़ रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं वो भी खर्चा आ गया, एज़ वेल एज़
लुब्रिकेंट्स होगा, रिपेयर होगी, मशीन्स का जो खर्चा है, डेप्रिसिएशन होगी, तो ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द रेवेन्यू नेचर. सो दैट्स वाई एक्सपेंडिचर दोनों के केस में ही इंकर्ड हो रहा है. सो देयर फॉर द टैक्स सेव इन बोथ द केसेज आर सेम. तो नेचुरली अगर दोनों के केस में खर्चा हो रहा है तो प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा, तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा, टैक्स ऑल्सो भी सेव. सो इट कम इन टू पिक्चर ओनली व्हेन देयर इज़ नीड फॉर एक्सटेंशन और एस्टेब्लिश्ड ऑफ न्यू यूनिट टू द मैन्युफैक्चरर दैट न्यू कंपोनेंट. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने यूनिट को एक्सटेंड करना है देन आपको बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं है. दोनों को सेम ही टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ख़रीदने पर भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो रहा है और बनाने पर भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है. एंड नेक्स्ट वन द टैक्स कंसिडरेशन. तो ये टैक्स के फैक्टर्स हैं, टैक्स कंसिडरेशन है जिनको कंसिडर करना होता है ये मेक और बाय डिसीजन लेते समय बाय द मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज़ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू यूनिट. अगर आप नया यूनिट तैयार कर रहे हैं, इफ़ द डिसीजंस टू मैन्युफैक्चर अ पार्ट और अ कंपोनेंट इन्वॉल्व अ सेटिंग अप ऑफ सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट. अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मैंने जो मैन्युफैक्चर करने हैं पार्ट उसके लिए मैं नया यूनिट लगाऊंगा, सो यू कैन सेव योर टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 80IA और 80IB. तो 80IA किससे डील करता है? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, छूट मिलेगी. देन इट्स बेटर टू सेट अ प्लांट एंड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट को. फिर अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट लगा के तो आपको गवर्नमेंट डिडक्शन दे देती है. 80IB है कि अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर बिज़नेस को सेटअप करते हैं तो भी आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देती है. तो इसके हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद, कोई कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाने जा रही है तो नए बिज़नेस की मदद से, तो उसके लिए बेटर है कि वो नया बिज़नेस ही सेटअप करे, खुद ही तैयार करे नए बिज़नेस में, क्योंकि उसको इन सेक्शंस के अंदर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स दे रही है, टैक्स बेनिफिट दे रही है, जो कि आप अगर रेडीमेड ख़रीद के बेचेंगे तो आपका ट्रेडिंग हो जाएगा, उसके अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा. ये बेनिफिट मिलता है सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को. देन इट्स बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट. इफ़ मेक और बाय डिसीजन इज़ टेकन फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स दैन द टैक्स इंसेंटिव अवेलेबल. अगर आप मेक और बाय डिसीजन ले रहे हैं गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए, तो फिर वो बोल रहा है कि अंडर सेक्शन 80 HSC गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम इंसेंटिव. वो क्या इंसेंटिव है? ये डिडक्शन मिलती है 80 HSC के अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस, कि अगर आप जो प्रॉफिट है उसको बचा रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए. अब ये क्यों दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ये भी बता देते हैं. क्योंकि आपको मालूम होगा जितना ज़्यादा हमारे देश का एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी का रिजर्व इंडिया में आएगा, तो हमारे देश की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ेगी. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज इंसेंटिव्स एंड डिडक्शन इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स डिपेंड ऑन वेदर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द टैक्स पेयर हिमसेल्फ और एक्सपोर्टेड और गुड्स मैन्युफैक्चर बाय द अदर एक्सपोर्ट बाय द टैक्स पेयर. सो ये जो इंसेंटिव्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि गुड्स उसने खुद बना के फिर एक्सपोर्ट की है या फिर उसने बाहर से किसी से ख़रीदी है फिर आगे एक्सपोर्ट किया है. देखिए, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाय द अदर्स, दूसरों की बनी हुई एक्सपोर्ट की है या खुद बना के एक्सपोर्ट की है, उसके ऊपर ये इंसेंटिव्स डिपेंड करते हैं. तो जो खुद बना के पर्सन बेचता है तो उसके ऊपर जो इंसेंटिव्स है उसको ज़्यादा मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर. सो दैट्स वाई अगर इस तरह का एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल रहा है तो बेटर है कि आप खुद मैन्युफैक्चर करें, देन यू विल गेट द टैक्स बेनिफिट. नेक्स्ट है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. अब प्लांट एंड मशीनरी अब कब बेचोगे? नेचुरली है जब आप प्लांट और मशीनरी तभी बेचोगे अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं खुद नहीं बनाऊंगा, खुद नहीं तैयार करूंगा, उसकी जगह पे ख़रीदूंगा, तो मैं अपने प्लांट और मशीनरी बेचूंगा पुराने जो है. इफ़ बाइंग इज़ चीपर देन द मैन्युफैक्चरिंग. अगर ख़रीदना सस्ता पड़ रहा है हमको बने हुए से, एंड द सेसी डिसाइड टू बाय द पार्ट और कंपोनेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन ही मे लाइक टू सेल द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी. तो वो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट और मशीनरी है उसको सेल कर देगा. तो इन सच केस इट में लाइबल टू पे द कैपिटल गेन टैक्स. तो अगर उसको गेन होगा तो कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा. सो इट मीन्स दिस डिसीजन ऑल्सो डिपेंड. अगर बनाना सस्ता है तो ठीक है, बनाया जाएगा. अगर बना सस्ता है, रेडीमेड सस्ता है, तो उसको बाय किया जाएगा फ्रॉम द मार्केट. नेक्स्ट वन इज़ प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 10AA. तो मैं आपको बता दूं 10AA सेक्शन की प्रोविज़न क्या बोलती है. अगर आपका बिज़नेस है, नया बिज़नेस आपने सेटअप किया है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इंडस्ट्री है आपकी, लेकिन वो आपने सेटअप किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर, देन यू विल गेट द डिडक्शन. टैक्स डिडक्शन आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से. तो ये भी कंडीशन है. अगर आप
स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में है तो नेचुरली सी बात है कि आप एक नई फैक्ट्री लगा के मैन्युफैक्चरिंग करें तो आपको टैक्स में फ़ायदा मिलेगा, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इट मीन्स प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आएगा अगर आप इस तरह से करते हैं। लास्ट वन इज़ डेप्रिसिएशन। इफ़ द प्रोडक्ट इधर मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड, यहाँ तो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं एज अ कैपिटल एसेट, इट कॉस्ट विल अलाउड एज अ डिडक्शन, तो उसकी कॉस्ट जो है आपको मिल जाती है एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम। हाउएवर इफ एसेट और सच ऑन डेप्रिसिएशन अलाउड देन इट विल बी अलाउड इन बोथ केसेस, मैन्युफैक्चर और परचेज। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं तो वो कैपिटल नेचर की बन जाती है, क्योंकि अगर आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ वो कैपिटल एसेट है, वो आपकी फिक्स्ड एसेट की तरह है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिल रही तो वो आपकी इनकम बन जाती है, बाद में कैपिटल गेन हो जाता है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अगर एसेट इस तरह की है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल रही है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा दोनों ही केस में, चाहे आप ख़रीद के ला रहे हैं चाहे आप खुद तैयार कर रहे हैं। क्या फ़ायदा मिल जाता है कि आप उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। सो ऑल दीज आर द टैक्स कंसिडरेशन इन मेक और बाय डिसीजन विच शुड बी कंसिडर बाय द मैनेजर एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी मैनेजरियल डिसीजन। तो मेक और बाय के अंदर आपको यही ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट को ख़रीदते समय टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपने कि अगर मैं इसको ख़रीदूँगा तो मुझको कितना टैक्स लगेगा, अगर मैं इसको खुद तैयार करूँगा तो फिर कितना लगेगा, और दोनों में से जो बेनिफिशियल वही होगा जिसके अंदर टैक्स कम जा रहा होगा, वो ऑप्शन वो मैनेजर सेलेक्ट करेगा, वो डिसीज़न वो लेगा। तो ये था सारा गाइस टॉपिक मेक और बाय डिसीज़न। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, एज़ वेल एज़ आप हमारा जो चैनल है अगर उस पर फुल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आपको नंबर जो दिए गए थे स्टार्टिंग के उसके ऊपर आपने कांटेक्ट करना है। थैंक यू।